आप देख रहे हैं अपना बिहार और आपके साथ मैं हूं विवेक। शराबबंदी पर सुप्रीम कोर्ट ने कई सवाल पूछे हैं सरकार से। शराबबंदी कानून के कारण बढ़ते मामलों पर सुप्रीम कोर्ट काफी गंभीर है और बिहार सरकार से सुप्रीम कोर्ट ने सवालों की बौछार कर दी है। कानून लागू करने के पहले अदालती ढांचे का क्या अध्ययन किया गया था, कोर्ट और जजों की संख्या बढ़ाने के लिए क्या किया गया, ये सुप्रीम कोर्ट ने दो अहम सवाल राज्य सरकार के सामने रखे हैं। तो शराबबंदी पर सुप्रीम कोर्ट के तल्ख सवाल जो हैं वो सरकार के सामने हैं, राज्य सरकार के सामने हैं। और जो दो बड़े सवाल पूछे गए हैं उसमें मुख्य तौर पर सवाल यह है कि अदालती ढांचे को लेकर क्या इस पर कुछ बातचीत की गई या फिर कोर्ट जजों की संख्या बढ़ाने के लिए क्या किया गया। तो बड़ी खबर इस वक्त की, जहां पर शराबबंदी पर अब सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार से यह सवाल पूछा है और शराबबंदी कानून के कारण बढ़ते मामलों पर सुप्रीम कोर्ट का सवाल है। सुशील पांडे हमारे साथ, हमारे सहयोगी दिल्ली से। सुशील, जो जानकारी मिल पा रही है, सुप्रीम कोर्ट ने दो ऐसे सवाल पूछे हैं जो लगातार अभी हवा में थे, ये प्रश्न हवा में ही थे, लेकिन अब ये सवालों का महत्व बढ़ जाता है कि क्यों सुप्रीम कोर्ट की तरफ से राज्य सरकारों की तरफ ये सवाल आया है। क्या कोई माकूल जवाब मिल पाया है और क्या अभी तक की गतिविधियां हैं? महत्वपूर्ण बात है, सुप्रीम कोर्ट के सामने समस्या ये है कि जिस तरह बिहार में शराबबंदी के कानून को लाया गया और उस कानून के बाद तमाम जो अदालतों में केस पहुंचे, उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने ये चिंता व्यक्त की कि आखिर वहां के जो अदालतें हैं उनमें जजों की संख्या को लेकर क्या राज्य सरकार के द्वारा इस दिशा में कुछ सोचा गया और क्या कानून लाने से पहले राज्य सरकार ने ये सोचा कि आने वाले समय में अदालतों में बोझ कितना बढ़ेगा। और इसीलिए ये सवाल फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने किया। आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट ने बिहार में तमाम जो शराबबंदी कानून से संबंधित मामले अदालत में पेंडिंग थे, उनका पूरा ट्रांसफर सुप्रीम कोर्ट ने अपने पास कर लिया और ये कहा कि चूंकि वहां के जजों पर केसों का बोझ बहुत ज्यादा है, ऐसे में शराबबंदी का जो केस है वो अतिरिक्त भार है। और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार से सीधे ये सवाल किया कि आखिर शराबबंदी कानून को लेकर क्या कोई रिसर्च किया गया था या फिर नहीं। बहरहाल बिहार सरकार की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में अभी इस दिशा में कुछ जानकारी नहीं दी गई है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने दो टूक कहीं ना कहीं टिप्पणी बिहार सरकार पर सीधे तौर से जरूर किया है। बहुत बहुत शुक्रिया सुशील, हमसे बातचीत के लिए, तमाम जानकारियों के लिए। तो शराबबंदी पर सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार से जो सवाल पूछे हैं उसमें कोर्ट जजों की संख्या बढ़ाने के लिए क्या किया राज्य सरकार ने, यह सवाल भी है और अदालती ढांचे को लेकर भी सवाल पूछे गए हैं। और एक और बड़ी खबर आ रही है, आर्थिक अपराध इकाई का छापा। जी हां, बिहटा के तत्कालीन सीओ के ठिकानों पर आर्थिक अपराध इकाई की छापेमारी जारी है। भोजपुर और पटना में विजय कुमार के ठिकानों पर छापेमारी की कार्रवाई चल रही है और आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने का यह मामला है। बालू माफिया से सांठगांठ कर अवैध कमाई का आरोप है। तो बड़ी खबर, भोजपुर और पटना में विजय कुमार के ठिकानों पर छापेमारी की खबर है। आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने का आरोप है। आर्थिक अपराध इकाई ने छापेमारी की है। तो दो ऐसे ठिकाने हैं, पटना और बेटा, जहां पर तत्कालीन सीओ के ठिकानों पर छापेमारी जारी है और आप देख सकते हैं कि आर्थिक अपराध इकाई की जो टीम है पहुंच चुकी है, कागजातों को खंगाल रही है और ये आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने से जुड़ा हुआ मामला था। सूचना मिली थी और छापेमारी की गई। इसके अलावा जो बड़ी सूचना ये थी कि बालू माफियाओं से इनकी सांठगांठ है और बालू माफियाओं से सांठगांठ कर इन्होंने खूब पैसे कमाए हैं, इकट्ठा किए हैं। इधर आरा में बेटा के पूर्व सीओ के पैतृक आवास पर ईओयू का छापा। जी हां, विजय कुमार सिंह पर बालू खनन मामले में कार्रवाई हो रही है। अनाइठ मोहल्ले में पैतृक आवास है जहां पर इस टीम को आप देख पा रहे हैं। प्रशासन की टीम वहां पहुंची है और पूर्व सीओ के परिजनों से पूछताछ की जा रही है। हिमांशु हमारे साथ था। हिमांशु, क्या जानकारी अब तक मिल पाई है टीम को, क्योंकि हम तो देख पा रहे हैं तस्वीरों में कि काफी गहनता से वहां पर तैनाती की गई है, लेकिन भीतर खाने परिजनों ने क्या जानकारी दी या फिर क्या जानकारी मिल पाई? जी विवेक, 6 सदस्यीय टीम थी आर्थिक अपराध की और अभी थोड़ी देर पहले ही आर्थिक अपराध की टीम वापस लौट गई है। हम लोगों ने उनसे बात भी की, उनका साफ तौर पे कहना था कि जो भी मिला है उसको हम डिस्क्लोज नहीं कर सकते, लेकिन तकरीबन ये छापेमारी जो है 3 से 4 घंटे चली है। और मैं बता दूं कि ये उनका पैतृक आवास है, जो बेटा के तत्कालीन सीओ है विजय कुमार, उनका पैतृक आवास है। उनके पिता अभी है नहीं, लेकिन यहाँ पे जो उनके परिजन है, भतीजे हैं और भी चाचा लोग हैं, उन लोगों से पूछताछ की है आर्थिक अपराध की टीम ने।
यहाँ से अभी फिलहाल जो कुछ भी मिला है उसके बारे में आर्थिक अपराध कुछ बताना नहीं चाह रही है। लेकिन जिस तरीके से 3 से 4 घंटे छापेमारी चली है, कुछ गंभीर जो है परिणाम वो भी सामने आने के आसार हैं। कुछ कागजात भी मिलने की संभावना है, क्योंकि आर्थिक अपराध की टीम कुछ कागजात को भी लेकर जा रही थी। तो कुल मिलाकर जो है 3 से 4 घंटे छापेमारी में बेटा के तत्कालीन सीओ के घर से कुछ महत्वपूर्ण टीम के जाने के बाद क्या परिजनों से आपकी बातचीत हो पाई? कुछ उन्होंने बताया, क्या पूछा गया, सवाल क्या किया गया? जैसे ही आर्थिक अपराध की टीम यहाँ से गई, हमने परिजनों से बात करने की भी कोशिश की, लेकिन उन्होंने साफ तौर पर मना कर दिया कि वो कुछ बात नहीं करेंगे। गेट को बंद कर दिया गया है। जो परिजन है वो घर के भीतर है, वो किसी से भी नहीं करना चाह रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हिमांशु से बातचीत करने के लिए, तमाम जानकारियों के लिए। इधर शराब पर सुप्रीम कोर्ट के सवालों के बीच शराब के खिलाफ सरकार की कार्रवाई लगातार जारी है। बांका जिले के अमरपुर थाना क्षेत्र के धोब खरिया, बलिया और नरकटिया में शराब के अड्डों पर कार्रवाई की गई। धोब खरिया से 50 लीटर महुआ शराब और 84 किलो जावा महुआ बरामद किया गया। ड्रोन के जरिए हो रही कार्रवाई से कारोबारियों में हड़कंप मचा है। बेतिया के सिरिसिया में एक लुटेरा ग्रामीणों के हत्थे चढ़ गया। ग्रामीणों ने उसकी जमकर पिटाई कर दी। जोगिया टोला में बैंक ऑफ बड़ौदा के सीएसपी केंद्र के संचालक से 2 बाइक सवार अपराधियों ने रुपए लूटे थे। लूट की वारदात के बाद सीएसपी संचालक ने शोर मचाया, जिसे सुनकर आसपास के ग्रामीण वहां आ गए और सीएसपी संचालक से 1 लाख रुपया हथियार के दम पर लूट कर भाग रहे अपराधियों में से एक को लोगों ने पकड़ा और पिटाई शुरू कर दी। गोपालगंज छात्रा अपहरण कांड में अपडेट हम आपको बताते चले। एसपी ने किया स्पेशल टीम का गठन। छात्राओं की तलाश में स्पेशल टीम जुट गई है। पुलिस अपहरणकर्ताओं की तलाश में है। तो गोपालगंज छात्रा अपहरण कांड में इस वक्त की अपडेट हम आपको बताते चले कि स्पेशल टीम का गठन किया गया है और पुलिस किडनैपरों की तलाश कर रही है। इस मामले की तह तक जाने की कोशिशों में है। तो स्पेशल टीम छात्राओं की तलाश कर रही है और उन सभी अपहरणकर्ताओं के बारे में तथ्य इकट्ठा किए जा रहे हैं। दो मैट्रिक की छात्राओं का अपहरण का मामला आया है गोपालगंज टाउन थाने में। उसकी एफआईआर दर्ज की है और दोनों ही कांडों में एक स्पेशल टीम बनाई गई है, जिससे कि हम लोग छात्राओं की बरामदगी कर सकें और जो भी इस अपहरण में शामिल हैं उनके विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई और उनकी गिरफ्तारी कर सकें। गोपालगंज अपहरण मामले में नया मोड़ आ गया है। अपहृत छात्रा के परिजनों का आरोप है कि लव जिहाद में अपहरण किया गया है। मोनू आलम पर अपहरण का आरोप दर्ज कराया गया है। नगर थाने में प्राथमिकी दर्ज करा दी गई है। तो बड़ी खबर, इस पूरे मामले में एक नया मोड़। अपहृत छात्रा के परिजनों का आरोप है कि लव जिहाद में अपहरण किया गया है और एक जो लड़का है उसका भी नाम उन्होंने बताया, मोनू आलम, जिसके ऊपर अपहरण का आरोप लगाया गया है। के सवेरे 8 बजे घर से निकल, अभी सिमी नाम है, आई कल सेंटर पर पहुँच लेने की बीचे से किडनैप कर ले बा। कौन किया है किडनैप? लड़का के नाम है मोनू आलम। मोनू आलम, बाप के जैनाल आलम है। तो अभी तक वो नहीं मिली? ना, अभी तक नहीं मिली। या थाना में हम एफआईआर कराए परसों में, हुई थाना से कोनो कार्रवाई नहीं हुई आज ले, अभी कोई खबर नहीं मिला। आगे बढ़ते खबरों में, आज से बिहार विधानसभा के बजट सत्र का आगाज हो गया है। सत्र शुरू होने के पहले विधानसभा अध्यक्ष ने बिहार की जनता के लिए काफी महत्वपूर्ण इसे बताया। सत्र शुरू होने से पहले उन्होंने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। बजट सत्र को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ने तैयारियां कर रखी हैं। निश्चित तौर पर इस बार का बजट सत्र बड़ा ही ऐतिहासिक रहेगा, विकास के प्रति पूरी तरह से समर्पित रहेगा और बड़ा सकारात्मक वातावरण बिहार के अंदर बनेगा। लगता है पक्ष और विपक्ष के लोग एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे इस सत्र में। निश्चित तौर पर लोकतंत्र की खूबसूरती भी झलकेगी। बिल्कुल, हम लोग पिछले सदन में भी, बजट सेशन में और इस बार भी जनता जनमानस की जो आकांक्षाएं हैं, जो उनकी उम्मीदें हैं, उस पर खड़ा उतरने का कोशिश करेंगे और सरकार के जन विरोधी नीतियों के खिलाफ हम लोग पुरजोर तरीके से विरोध। बजट सत्र
आगामी बिहार के विकास का ऐना होता है, संकल्प होते हैं, दृष्टि होती है। स्वाभाविक है कि जब राज्य के हित की बात हो तो सत्र विशेष रूप से महत्वपूर्ण हो जाता है। बिहार विधानसभा के बजट सत्र के पहले दिन विपक्ष ने विधानसभा के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। कांग्रेस ने विधायकों ने समस्तीपुर की घटना पर विधानसभा परिसर में प्रदर्शन किया। जाहिर सी बात है, क्योंकि घटना तो हमें डेट देख के आई नहीं है। जो घटना घटी उसके खिलाफ हम कल वहां गए थे और वहां जाने के बाद जिस तरह का माहौल देखा और उस घटना के पीछे जो माहौल विचारधारा का बना हुआ है समाज के सामने, नौजवानों के सामने, वो बहुत ही खतरनाक है। जिस तरह से देश में और बिहार में सांप्रदायिक हमला बढ़े हैं और सांप्रदायिक हमला बढ़े हैं, जातीय हमला बढ़े हैं और रोजगार की कोई बात हो नहीं रही है। और रोजगार की बात होती तो शायद हमको ये प्ले कार्ड लेकर के सामने नहीं आना पड़ता, वो आपके माध्यम से मुझे नहीं करना पड़ता। समस्तीपुर में जेडीयू कार्यकर्ता के मॉब लिंचिंग समेत कई मुद्दों पर वाम दलों के विधायकों ने बिहार विधानसभा परिसर में प्रदर्शन किया और सरकार के खिलाफ आवाज बुलंद की। सरकार जवाब दो, में जदयू कार्यकर्ता जो खलील रिजवी की मॉब लिंचिंग हुई उसका जवाब सरकार दे। क्या कमजोरी है नीतीश कुमार की? नीतीश कुमार जो दिन में ख्वाब देख रहे हैं राष्ट्रपति बनने का और उनके राष्ट्रपति बनने के ख्वाब को पूरा करने के लिए बिहार की इस तरह से आहुति नहीं दी जा सकती है। लगातार बिहार के भीतर लिखा हुआ बिहार का और बिहार की राजनीतिक भाजपा काम किया जा रहा है। हमारे विधानसभा के बनाए जा रहे हैं। बिहार विधान परिषद के लिए आज का दिन ऐतिहासिक है। आज बिहार विधान परिषद का 200वां सत्र है और इस मौके पर बिहार विधान परिषद भवन को भव्य तरीके से सजाया गया है। इस मामले में और भी जानकारी दे रहे हैं संजय कुमार। बिहार विधान परिषद का आज का दिन काफ़ी ऐतिहासिक है। आज 200वां सत्र है और कई सदस्य इसके साक्षी बनेंगे। इस वक्त हमारे साथ नवल किशोर यादव भाजपा एमएलसी हैं। आज 200वां सत्र है, ऐतिहासिक पल, आप लोगों की भी साक्षी बनेंगे। इसकी कैसी अनुभूति हो रही है? निश्चित रूप से यह बड़ी सौभाग्य की बात है कि आज 200वां सत्र में हम लोग पार्टिसिपेट करेंगे। जिस दिन शुरू हुआ था और आज 200वां सत्र है, इसके बीच के अंतराल का जो ये संसदीय जीवन में बिहार को उच्च सदन ने दिया है, ये बहुत बहुमूल्य चीज़ों को दिया है और आज उसका हम साक्षी बनेंगे। ये मेरा सौभाग्य है और आप लोग आए हैं, यह भी सौभाग्य है। बिल्कुल, भाजपा एमएलसी नवल किशोर यादव ने कहा कि यह सौभाग्य की बात है। वैसे तो बिहार विधान परिषद अस्तित्व में 1912 में ही आ गया था, लेकिन विधिवत तौर पर द्विसदनात्मक जो व्यवस्था है बिहार में, वह 1937 से शुरू हुई और उसी समय से बिहार विधान परिषद की कार्यवाही को काउंट किया जाता है। और आज 200वां सत्र और निश्चित तौर पर यह कई सदस्यों के लिए भी ऐतिहासिक पल है जब वह 200वें सत्र में भाग लेंगे। कैमरा पर्सन सुबोध के साथ संजय कुमार, न्यूज़ 18 पटना। बिहार विधानसभा बजट सत्र के पहले दिन आरजेडी विधायक मुकेश रोशन खिलौने वाले हेलीकॉप्टर के साथ विधानसभा पहुंचे और सरकार के हेलीकॉप्टर से शराब खोजने वाले फैसले का विरोध जताया। उनका कहना है कि ऐसे फैसलों से सरकारी पैसों का दुरुपयोग हो रहा है। जायजा लिया संजय कुमार ने। बिहार विधानसभा में आज से बजट सत्र की शुरुआत हो रही है और मुकेश रोशन राजद विधायक देखिए क्या लेकर आए। क्या है मुकेश जी, ये क्या है? ये डबल इंजन वाला हेलीकॉप्टर है। डबल इंजन के सरकार में डबल इंजन का हेलीकॉप्टर ये शराब का खोज करेगा। बिहार में जहां युवा रोजगार मांगते हैं उन पर लाठीचार्ज होता है और दूसरी तरफ एसटीटी के विद्यार्थियों पर भी, छात्रों पर भी लाठीचार्ज हो रहा है। आखिर डबल इंजन का सरकार में प्रयोजन क्या है? आखिर शराब बंदी वाले बिहार में शराब आ कहां से रहा है? जो राजद विधायक है उनका कहना है कि ये मिसयूज है और जिस तरीके से सरकार हेलीकॉप्टर से शराब की खोज करवा रही है वह वाकई में हास्यास्पद फैसला है। और यही कारण है कि अपना विरोध जताने के लिए जो खिलौना नुमी हेलीकॉप्टर है, खिलौना नुमा, उसको लेकर बिहार विधान परिसर में पहुंचे हैं और कह रहे हैं कि सदन के अंदर भी ले जाएंगे और सरकार के जो मंत्रीगण हैं, तमाम जो लोग हैं, उनके सामने इस हेलीकॉप्टर को प्रदर्शित करेंगे। कैमरा पर्सन सुबोध के साथ संजय कुमार, न्यूज़ 18 पटना।
बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि नीतीश कुमार पूरी ताकत से एनडीए के साथ हैं। विपक्ष संदेह पैदा करने की कोशिश कर रहा है। कोई कमेंट नहीं है। हमारा रिश्ता नीतीश कुमार जी के साथ हम काम कर रहे हैं बिहार में। वो हमारे मुख्यमंत्री हैं, पूरी ताकत के साथ लगे हैं, पूरे अच्छे तरीके से एनडीए में काम चल रहा है और इस तरीके की लोगों में संदेह पैदा करना ये इनका रास्ता हो सकता है। वी आर ए मैच्योर्ड पार्टी। बांका के मालडी पंचायत के भगवत चक्का पीपरा खेल मैदान के काली मंदिर के पास डांसरों के डांस पर जमकर अश्लील ठुमके लगे। बुधवार को क्रिकेट मैच के आयोजन के बाद डांस कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें लोगों ने जमकर ठुमके लगाए। और खबर है बगहा से, जहां बिजली विभाग की ओर से 100 उपभोक्ताओं पर प्राथमिकी दर्ज की गई, जिसमें 45 लोगों पर सर्टिफिकेट केस और 42 लोगों पर बिजली चोरी के आरोप का मामला दर्ज हुआ। समय पर बिजली बिल के भुगतान नहीं करने वालों पर विभाग सख्ती दिखा रहा है। खगड़िया के बकरी बस स्टैंड के करीब स्थित झुग्गी में हुए बम विस्फोट की पुलिस ने जांच तेज कर दी है। पुलिस घटना से जुड़े हर पहलू की जांच कर रही है और घटना से जुड़े आरोपियों की तलाश कर रही है। वहीं बम विस्फोट में घायल लोगों का भागलपुर मेडिकल अस्पताल में इलाज चल रहा है। एसपी के मुताबिक पुलिस विस्फोट की जांच कर रही है और गुरुवार को बस स्टैंड के पास स्थित झुग्गी में बस बम विस्फोट हुआ था। इसके कारण कूड़ा उठाने वाले एक युवक समेत 12 लोग जख्मी हो गए थे। घटना के बाद से स्थानीय लोगों में दहशत है। कहां पर पाया था? गड्ढा में। कौन गड्ढा? भोकना में। भोकना गड्ढा में? क्या चीज में बंधा था? कार्टून में। कार्टून में रखा हुआ था। कितना बम था? 20-25 गो। तो क्या चीज में तुमको पता चल गया था कि बम था? खोले हम। तुम खोला? कार्टून से कोई खोलने पर पता चला कि बम है? नवादा जिले में मौसम का मिजाज बदलता नजर आ रहा है। सुबह में पूरा शहर घने कोहरे में लिपटा नजर आया। कोहरे की वजह से यातायात व्यवस्था भी प्रभावित दिखी। नवादा से ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां घना कोहरा था और वाहनों की रफ्तार काफी धीमी थी। इक्का दुक्का वाहन चल रहे थे। मौसम का बदला मिजाज, नवादा से ये तस्वीरें। जहानाबाद में गुरुवार दोपहर से ही रुक रुक कर बारिश हो रही है। बारिश के कारण ठिठुरन बढ़ गई है। बेमौसम बरसात से किसान परेशान हैं। गेहूं की फसल को छोड़ सभी दलहनी और तिलहनी, सरसों, मटर, चना की फसलों को नुकसान हो रहा है। वहीं मौसम विभाग की माने तो आज से मौसम साफ होने की संभावना है। जायजा लिया राजीव विमल ने। सरस्वती पूजा के बाद हुई एक बार बारिश ने फिर से किसानों की परेशानी बढ़ा दी है। पहले ही किसान परेशान थे, धान की फसल को भी क्षति हुई थी। अब रबी की फसलें भी लगता है घर तक नहीं पहुंच पाएंगी। अभी बीती रात बारिश हुई, उसके पहले दोपहर में बारिश हुई। हम बात करते हैं कुछ किसानों से कि आखिर क्या परेशानी होने वाली है उनको। अच्छा असलोक बाबू, क्या दिक्कत होगी बारिश से? बारिश से बहुत दिक्कत है। हाँ, जैसे सारा फसल खराब हो गया, सब सूख गया। सब सूख गया। पहले के बुजुर्गों का कहना था कि फागुन पड़े तो घर हूँ से जाए। अब केवल भूसा के लिए हम लोग को फसल काटना है। भूसा भी नहीं होता है रबी में। तो ये सरसों का जो फूल लगा था उसको भी डैमेज होगा? हाँ, सब चीज। चना मसूर तो खत्म पहले ही हो गया है। अच्छा। और चना का फूल, खेसारी का, सरसों का सब खराब हो गया है। केवल डांठ अब रहेगा। क्या मसूरी को क्या डैमेज? मसूरी तो खत्म हो गया। डैमेज क्या होगा? डैमेज नहीं, खत्म हो गया। सब सूख रहा है, पीला होकर सब खत्म हो गया। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, किसानों की परेशानी बढ़ी हुई है। समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर फसल का क्या होगा। पहले खरीफ की फसल और अब रबी की फसल, दोनों बर्बाद की कगार पर है। राजीव रंजन विमल, न्यूज 18, जहानाबाद। बहुत जल्द पटना से भी इंटरनेशनल लेवल के शूटर निकल सकते हैं। राजधानी में पहली बार शूटिंग रेंज खुला है और यह शूटिंग रेंज विधायक चेतन आनंद के प्रयास से खुला है, जहां युवा पहुंच रहे हैं और इन्हें ट्रेनिंग दे रहे हैं। कल्याण विभाग शूटिंग रेंज के मुख्य कोच मुकेश युवा यहां ट्रेनिंग लेने पहुंच रहे हैं। तो मैं भी शायद निशानेबाज बन ही गया और बिल्कुल आप चौंके मत, मेरे हाथ में गन है, लेकिन ये गन निशानेबाजी वाला गन है। और पटना में आप एक सेंटर देख सकते हैं जहां पे
निशानेबाज को तैयार करने के लिए एक सेंटर खोला गया है और पटना में ये शायद अपना पहला निशानेबाज का सेंटर खोला गया है, जहां पे बहुत जल्द आपको राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय शूटिंग के खिलाड़ी मिलेंगे। तो आप चौंके मत, चूंकि चेतन आनंद है, आरजेडी के विधायक हैं और एक बहुत अच्छे निशानेबाज भी हैं और कुछ युवा खिलाड़ी भी हैं जो लगातार निशाना साध रही हैं। और इस वक्त आप तस्वीर देख रहे हैं, ये पटना की तस्वीर है जहां पे एक सेंटर बनाया गया है जहां पे निशानेबाजी को तमाम गुण सिखाए जाएंगे। आपको भी निशानेबाजी का शौक तो पहले क्या? नहीं, बिल्कुल। हम अपने स्कूल में शूटिंग के कैप्टन हुआ करते थे और बचपन से ही क्लास 5 क्लास 6 में जब थे तब से ही एक शौक था जो डेवलप हुआ। स्कूल नेशनल्स खेलने का मौका भी मिला, हाँ, लेकिन एक डिस्कनेक्ट सा हो गया था बहुत टाइम से। तो हमने सोचा कि क्योंकि पटना में ऐसी फैसिलिटी इस स्टैंडर्ड की नहीं थी, तो हमने सोचा कि एक फैसिलिटी होनी चाहिए। तो ऋषिका है कि युवा खिलाड़ी है। ऋषिका, कैसा लगता है शूट करना? बहुत अच्छा लगता है। अभी हमने देखा कि तुमने 10 पॉइंटर मारा है इसके पहले। यस। क्या सपना है? बहुत बड़ी शूटर बनना, श्रेषी सिंह जैसा। अच्छा, आइडियल श्रेषी सिंह है। यस। शूटिंग रेंज है, वहाँ के कोच भी हैं और वो भी यहाँ पे ट्रेनिंग देने वाले हैं, तो ये पटना के लिए बहुत बड़ी चीज है। हाँ बिल्कुल, बीच बीच में मैं आता रहूंगा, ट्रेनिंग कर देते रहूंगा। अब जब रेंज यहाँ बना है तो इतिहास बनेगा। अच्छा, ये रेंज बना तो इतिहास बिल्कुल, जब रेंज आज बना तो इतिहास जरूर बनेगा और यहाँ से जरूर एक इंटरनेशनल प्लेयर जरूर निकलेगा। ये अब आपको 4 दिन के प्रैक्टिस में लड़की बच्ची को देख सकते हैं, ऋषिका को। इस तरीके से जरूर आपको कुछ न कुछ इतिहास यहाँ से जरूर बनना है। तो चलिए, बहुत अच्छी बात है कि पटना से इतिहास बनेगा और अंतर्राष्ट्रीय शूटर अगर इस शूटिंग रेंज से निकलते हैं तो ये बिहार के लिए भी गौरव की बात होगी। कैमरामैन सुबोध के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज 18 नेटवर्क, पटना। और खबरें लगातार जारी हैं, बने रहिए हमारे साथ।